7 बजने के, हाँ, पूर्ण रूप से 7 बज चुका है और 7 बजे का समय आप लोग का है पढ़ाई करने का समय। अब हम आप लोग के साथ जुड़ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग और भी लोगों को जोड़ लीजिए और जल्द ही उन लोग को जुड़कर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करिए। आप ब्राह्मणी का भी कुछ छात्र हमारे साथ हैं। कुछ लाइक कमेंट में हम देख रहे हैं कि कुछ यानी शिक्षक लोग भी जुड़ गए हैं आपके टॉपिक के साथ, उनको भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ प्रेमी के छात्र छात्रा जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, वे अपने साथ कभी कभी ऐसी बात होती है कि हमसे उल्लेख में आ जाता है कि टॉपिक आपके लिए बेहतर होगा और उसे हम डीपली समझा कर कभी कभी लिख नहीं पाते हैं, तो आप अपने पास कॉपी और कलम भी रखिएगा, ताकि जिस समय हम आप लोग को उस टॉपिक को सुनाएंगे, तुरंत आप उस टॉपिक को नोट करने का भी काम करिएगा। तो बताना चाहेंगे कि यदि आप आज जुड़ गए हैं टॉपिक के साथ, जिस तरह से यूट्यूब चैनल पर, उसी प्रकार से हम 1 अगस्त से आ रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तैयारी करवाने के लिए अपने एप्लीकेशन रेनबो क्लासेस के नाम से जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर, तो आप लोग एप्लीकेशन पर भी जुड़ जाइएगा। उसके लिए जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो उसका लिंक होगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। अब बताइए, आवाज तो ठीक ठाक है? आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार। आवाज में किसी प्रकार की क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए आप लोग को, ताकि असुविधा होगा। चलिए, तो आप लोग रेडी हो गए हैं ना? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए। जो हमारे साथ छात्र छात्रा हैं, कुछ शिक्षक भी हैं, सारे लोग आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, हम लोग पढ़ने के लिए इच्छुक हो चुके हैं। अब टॉपिक को शुरू कर दिया जाए। वह कौन सा प्रश्न प्रोडक्शन से जो हम लोग के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा, तो हम आपको यानी जो टॉपिक जो आज लेकर आ रहे हैं, वह टॉपिक बहुत जल्द आपके लिए शो करेगा और आप बारीकी से इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहले बढ़ते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए, बहुत बड़ी खुशी के साथ आप लोग के साथ मैं जुड़ गया हूं। अब देखिए, स्क्रीन पर आप देख करके ऐसा आप लोग अनुभव हो रहा होगा कि रिप्रोडक्शन का बैकग्राउंड सच में रिप्रोडक्शन की तरह लगता है। और बिल्कुल जिनके अंदर एनर्जी ना हो, जिनके अंदर उत्साह नहीं हो, जिसके अंदर में एंजाइम का प्रॉब्लम हो, हार्मोन का प्रॉब्लम हो, तो भी हमारे इस बैकग्राउंड को देख करके वो प्रेरणा से भर जाएंगे और वह सच में वो बिल्कुल रिप्रोडक्शन के लिए और वो भी उस तरह का स्वच्छ प्रकट करने के लिए आगे आ जाएंगे। और आप आकार देख सकते हैं बैकग्राउंड का, तो यह आकार आपको देखने से पता चल रहा होगा कि आकार क्या चीज को दर्शाता है। तो आपको ये पता होगा कि जो आकार है वो क्या चीज को दर्शाता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आकार है, यह पुरुष यानी नर कहा जाए तो मेल गैमेट का, अर्थात स्पर्म का या हेड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको क्या लगा? आपने क्या समझा? है नहीं? आवाज सही से नहीं आ रहा है सर, आवाज सही से नहीं आ रहा है सर, आवाज तो जाना चाहिए। ने कमेंट आ रहा है। चलिए, मिला लीजिए, आवाज चला जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, आप लोग जितने भी पुरुष वर्ग के लोग होंगे जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनको बिल्कुल यानी ये पता चल जाएगा, हाँ, कि आखिर ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है वह किसका आकार है। तो यह स्पर्म का आकार है। आप जान करके हैरान हो जाइएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार ऑब्जेक्टिव में स्लो है आवाज, आवाज स्लो है, आवाज स्लो है, आवाज स्लो है, ऐसा आ रहा है। तो सब लोग कमेंट कर ही रहे हैं, यहाँ से होगा थोड़ी। सब लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है। लो, अब आवाज में क्या हुआ?
यहाँ तो हमारे पास सब चल रहा है ठीक ठाक, यानी एक बार देखिए तो आप लोग कमेंट करिए, तो कमेंट करिए तो मेरे पास जो भी है चल रहा है ठीक है सर। चलिए, ठीक तो बता रहे हैं, आवाज ठीक नहीं आ रहा है, कोई ठीक है? चलिए, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है तो थोड़ा सुधार करिए। ऐसे तो मेरे पास आवाज, मेरे पास भी चल रहा है। वॉल्यूम तेज करिए सर, वॉल्यूम तेज करिए, वॉल्यूम तेज करिए। ऐसे मेरे पास तो ठीक ठाक आवाज है। आवाज कम है सर, आवाज कम है, आवाज कम है, ऐसा बोला जा रहा है। लाइए आवाज देखिए, आवाज बढ़ाइए, इन लोग को दिक्कत होगा। हेलो, हेलो, अभी लाइव क्लास में है, छुट्टी करके करते हैं। चलिए, क्या है ठीक है। सो चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा है आवाज। आवाज ठीक है सर हैं? अब ठीक है आवाज? ठीक है, देखिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, कभी आवाज आया आ रहा है, कभी स्लो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। चलिए सचिन जी लिखते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो कभी कभी अब देखिए कहाँ से हो सकता है, नेटवर्क से हो सकता है, अब कैसे हम बताएं। यहाँ तो ठीक है, और अच्छा से आप लोग पढ़िए। देखिए मौसम को लेकर के लाइट भी नहीं है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हो सकता है, उसका वजह भी हो सकता है। और आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई करिए ताकि मतलब दिक्कत ना आए। आवाज ठीक चल रहा है सर। चलिए, तो देखिए हमने क्या बता रहे थे स्पर्म। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न रहता है कि जन्म लेने वाले संतान में, जन्म लेने वाले संतान में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह किन से आता है। प्रश्न कई बार ऐसा आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो बच्चा में आता है, जो पुत्र या पुत्री जो माँ बाप से जन्म लेते हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया आती है, माँ का आता है या फिर बाप का आता है नहीं? चलिए, कभी ठीक कभी खराब आवाज जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं? अभी ठीक है सर। चलिए, तो अभी ठीक है, तो हम चलते हैं इतने ही पर। तो कहने का मतलब है कि माँ बाप से जन्म लेता है संतान, तो संतान में किसकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, प्रश्न इस बात का जिक्र करता है। तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे ना, उससे पता चल रहा होगा कि ये जो स्क्रीन वाला जो भाग ये वाला होता है ना साहब, यह जानते हैं क्या होता है? यह स्पर्म का, यह जानते हैं कौन सा भाग होता है? नेक होता है। यह क्या होता है? नेक होता है। तो स्पर्म का जो नेक होता है ना, वो उनके हेड के पीछे होता है। तो हेड के पीछे जब नेक होता है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि ये शुक्राणु को, अंडाणु को भेदना पड़ता है। और जैसे ही अंडाणु के पास जब शुक्राणु जाता है और शुक्राणु अंडाणु को कहता है कि हम तेरे अंदर आ जाएंगे, हम तू दोनों मिल जाओ और हम दोनों मिलकर एक नया इतिहास बनाओ, तो इस समय क्या करता है कि इसका हेड से काम नहीं हो पाता है कि नहीं? तो आखिर बताइए, हेड से जब काम नहीं हो पाता है तो इसके हेड के अगला हिस्सा में जानते हैं क्या होता है? एक द्रव रहता है, वैसे वाला हिस्सा का नाम होता है एक्रोसोम। याद रखिएगा, वही एक्रोसोम के कारण अंडाणु की दीवार को भेदने का काम करता है। और भेदते ही इसका जो नेक है ना, वो नेक जानते हैं आप लोग, यानी नेक है जो टूट करके यहाँ नेक अलग हो जाता है। और चूंकि नेक अलग होने का मतलब समझे, नेक को अलग होना एक साधारण सी बात नहीं है। जैसे ही नेक अलग होता है तो यहाँ पर शक्ति प्रदान करने का कई बार आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। कंपटीशन में भी कई बार प्रश्न पूछ देता है कि स्पर्म के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा नेक, यानी स्पर्म के नेक भाग में ही पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर सेकंड प्रश्न हो सकता है कि स्पर्म को शक्ति, स्पर्म में गति प्रदान करने वाला कौन होता है? तो आप याद रखिएगा कि स्पर्म में जो गति प्रदान करने वाला होता है वह होता है, स्पर्म में गति प्रदान करने वाला, उसको नाम आप लीजिएगा। तो स्पर्म में गति प्रदान करने वाला जो होता है ना, वह स्पर्म में गति प्रदान करने वाला होता है, उसका नाम यदि लिया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि स्पर्म में गति प्रदान करने वाला का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्पर्म में जो गति प्रदान करने वाला होगा उसका नाम हो सकता है कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो
तो इस तरह से आपको ये देखना होगा कि स्पर्म का जो ये वाला हिस्सा जो मैंने बता रहे थे, वो हिस्सा क्या चीज का था, नेक का, और नेक में ही रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब बताइए, अब कुछ देर के लिए लगा होगा कि कहाँ चल गया मेरा फिगर, हम कहे कि फिगर कहीं चला ना गया था, फिगर चला गया था बताइए अंडाणु को खोजने, और क्या सोचिएगा, है कि नहीं, सोचिए बहुत कुछ मिलेगा आप लोग को। हाँ, कुछ देर के लिए तो बताइए छिपेगा ना, रिप्रोडक्शन करना है तो इतना जल्दी समझ रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के किस हिस्सा में, नेक हिस्सा में। चलिए प्रश्न क्लियर हो गया ना, तो नेक हिस्सा में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। हेड के अगले भाग को क्या कहते हैं, तो हेड के अगले भाग को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम अंडाणु की दीवार को भेदने में मदद करता है, और स्पर्म आसानी से अंडाणु के साथ मिलकर यानी निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है, तब हो जाता है फर्टिलाइजेशन। आपने सही समझा, तब इसका नाम क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में यानी स्पर्म का कौन सा हिस्सा, तो अगला हिस्सा। स्पर्म के किस हिस्सा में माइटोकॉन्ड्रिया, तो नेक में। अब एक और प्रश्न आपको यहाँ बढ़कर आएगा, आप गौर करिएगा, एक स्पर्म पर मैंने बात कर रहा हूँ और यह आपके लिए विशेष बनेगा टॉपिक, और उस टॉपिक में आप बताइए जुड़े हुए हैं तो आपके लिए न जाने कितना खास हो जाएगा, और लोगों को आप जोड़ते चलिएगा तो मेरा यह सेशन भी बताइए मस्त बन जाएगा। तो अब देखिए, अब जैसी स्पर्म चूंकि जाना रहता है, जानते हैं कैसे जाना रहता है, नीचे से ऊपर, क्या स्पर्म तो अच्छा काम नहीं किया, तुम अच्छा काम आजकल नहीं कर रहा है। स्पर्म कहा कि कैसे, आप हमें क्या देखा है कि हम अच्छा काम नहीं किए, हम कि न्यूटन साहब का गुरुत्वाकर्षण नियम को भी आप तोड़ दे रहे हो। कहा कि कैसे, तो कि न्यूटन साहब ने बताए कि हर एक वस्तु द्रव्यमान के कारण, हर एक वस्तु में द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है, और कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आता है, कोई भी वस्तु ऊपर से कहाँ आता है, नीचे आता है, और तुम हो कि नीचे से ऊपर जाते हो। अब ये भी सोचने वाली बात है कि स्पर्म है जो जाता है नीचे से ऊपर, किससे मिलने के लिए, अंडाणु से मिलने के लिए। तो अंडाणु से मिलने के लिए कौन तैयार है, शुक्राणु। अब जानते हैं शुक्राणु कई बार बताइए खड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा शुक्राणु, तो ऐसे खड़ा हो जाएगा तो इसका जो वाला पीछे वाला हिस्सा, ये देख रहे वाला हिस्सा, ये पूंछ होता है, और ये पूंछ वाला हिस्सा को जानते हैं एक जोनिम के नाम से जानिएगा, क्या चीज के नाम से, एक जोनिम के नाम से। देखिए तो इसका जो पूंछ होता है, बोलेगा कि स्पर्म का किस हिस्सा से गति यानी प्राप्त होता है, तो पूंछ हिस्सा से, और पूंछ क्या चीज का बना होता है, तो याद रखिएगा एक जोनिम का। तो कई को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया कि स्पर्म के विभिन्न भागों का वर्णन करें। तो स्पर्म का हेड एवं उसका टेल, के अगले भाग में एक्रोसोम, गर्दन भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, पूंछ भाग में एक्सोनिम रहता है। और इस स्पर्म को तैयार करने के लिए शरीर की ऊर्जा का होना कितना जरूरी है, समझ गए ना बात। खाइएगा ना पीजिएगा, वह स्पर्म खाली बनाइएगा, हैं तो बताइए काम चलेगा इससे, दुबरा कर पतरा करके और सूखा सोट हो जाइएगा। इसलिए बताइए स्पर्म को भी ध्यान देना है, क्योंकि स्पर्म जब बनेगा तो ऊर्जा की जरूरत होगी, और कमजोर बना दीजिएगा तो फिर बताइए, समझ रहे हैं ना, है नहीं, कोई टॉपिक के साथ बताइए लटल आदमी जुड़ल होंगे, तो अब बताइए समझ रहे हो कि बताइए ऊर्जा का क्या जरूरत है कि नहीं। हाँ, इसीलिए आप लोग को समझने की जरूरत है कि स्पर्म को यदि पुष्ट बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो स्पर्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तब तो एक सफल व्यक्ति, जो व्यक्ति सफल है, जो सच में करता है रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसेस, समझ में आ रहा है नहीं। तो आखिर बताइए कि ऐसे परिस्थिति में क्या होती है कि यदि एक सफल व्यक्ति है तो यह 24 घंटा में 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 13 स्पर्म बनाने का काम करता है। अब समझ सकते हैं कि एक यदि पुरुष है नहीं, तो आखिर जब समझ रहे होंगे कि एक व्यक्ति यदि सच में चाहता है कि हम एक स्त्री और एक पुरुष के सहयोग से बाप बने, तो उसे बाप बनने के लिए पता है 24 घंटा के अंदर में उसको 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 13 स्पर्म बनाने की आवश्यकता होती है, और इसका नाम है बताइए क्या चीज से, शुक्राणु से। यदि आखिर, हाँ बताइए, देखिए भाई आप लोग को बताइए, कमेंट भी आ रहा है, एक सर है जो बोल रहे हैं सभी लोग शेयर कर दो भाई। हाँ हाँ चलिए अच्छी बात है, आपके सहयोग के लिए मेरा बताइए मेरा
नम्र निवेदन है कि आप लोग सहयोग कर रहे हैं और इसी तरह से सहयोग होता रहा तो बताइए काफी बताइए चैनल ग्रोथ भी करेगा और आपका बताइए टॉपिक में मजा भी आएगा। तो इस तरह से 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 13 स्पर्म बनता है। समझ रहे ना बात आप लोग, यानी कहाँ बनता है, पुरुष के अंदर। और कौन सा पुरुष, अब पुरुष में बताइए थोड़ा उम्र का भी ख्याल करिएगा, उम्र के आधार पर बताइए। हाँ आखिर बताइए उम्र के आधार पर थोड़ा सा विचार करिए, उम्र कितना होना चाहिए। जब आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा विचार करिएगा कि टॉपिक में आप जब जुड़ गए हैं ना तो टॉपिक आपके लिए बेहतर होगा। आप चाहे मेडिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जनरल तैयारी कर रहे हो, तो मेरा बायोलॉजी का पढ़ाया हुआ एक एक हिस्सा, एक एक भाग आपको एग्जाम में सफलता नहीं दिलाएगा। तो आप जरूर हमसे बोलिएगा कि सर आपने इतना सारा बात को पढ़ाया, इतने सारे टॉपिक को बेहतर किया, फिर भी बताइए प्रश्न नहीं मिला, आप जरूर कहिएगा। तो हम उस समय आपको बताइए सुन करके और अनुभव लेंगे। लेकिन ऐसा दिन कभी मौका नहीं बनकर आएगा कि आपको ऐसा कहना पड़ेगा। आप एग्जाम दीजिएगा, सीधे सीधे आपका रिजल्ट आएगा, बस तब बोलिएगा सर आपने बताया और उसका हमने रिजल्ट पाया। बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं। और तब ये देखिए कि स्पर्म जब इतना बनता है तो इतना ही नहीं, खुश हो जाइए और भी सुनिए जरा, क्योंकि इस स्पर्म को बनाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि बताइए थोड़ा सा कमेंट में क्या क्या आया है। यानी राजू सर के पास भेज दिया रजिस्ट्रेशन कार्ड सुधारने के लिए, क्या क्या है यानी लाइव सेशन में सब क्या हो रहा है। 20 ईयर्स तो ठीक है, 36 kg भोजन ग्रहण करने से एक दिन का स्पर्म बनता है सर। अब बताइए ये सब तो आप लोग खुद बताइए, लगता है कि मास्टर बन गए हैं तो नहीं। थोड़ा सा विश्वास और विचार के साथ साथ थोड़ा सा कमेंट, देखिए कमेंट करिए लेकिन थोड़ा सा यानी एक समझ रहे हैं ना क्या, एक लेवल का कमेंट होनी चाहिए ताकि हम पढ़ें तो हमें भी अच्छा लगेगा। उनका कुछ बच्चा है जो रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए कुछ बातें कर रही है, तो हम लाइव में आप लोग जुड़े हैं इसलिए। चलिए आप करते रहिए, फिर हम नहीं पढ़ पाएंगे आपकी कमेंट को तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा विचार करिए। यहाँ पर ये देखिए कि ऐसे स्थिति में क्या होती है, सो सुनिए। अब क्या है कि जब यानी बच्चा 12 से 16 ईयर्स का हो जाए, जब लड़का 12 से 16 वर्ष का हो जाता है तब स्पर्म बनने की प्रक्रिया में वो आ जाता है, तब स्पर्म बनाने की स्थिति में वो आ जाता है। और स्पर्म इसलिए बनता है ना क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ तो अब बताइए, हाँ फैन लगा लेंगे तो चल लगा लेंगे बाबू, फैन है बगल में लेकिन थोड़ा सा दूरी पड़ रही है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन नजदीक में और फैन लगा लेंगे, लेकिन लाइट का थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा इसलिए हम चलिए बात करते हैं आगे। तो अब ऐसे स्थिति में थोड़ा सा ये देखिएगा तो पता चल जाएगा आप लोग को कि ऐसे में क्या बतलाता है टॉपिक, उस पर विचार करिएगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीख गए थे। अब इसके बाद चाहेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को कि क्या होती है 12 से 16 वर्ष की उम्र में। जैसे ही 12 से 16 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति पहुंचता है और खास करके पुरुष वर्ग के लड़का पहुंचता है, आप ऐसा अनुभव किया होगा कि अक्सर उस लड़के के आवाज में जैसे ही वो 12 वर्ष का हुआ ना कि उसकी आवाज में अचानक न जाने कहां से वो यानी मशीन सेट हो जाता है जी, कि उसकी आवाज बिल्कुल भद्दा भद्दा सा होने लगता है। पहले कितना अच्छा आवाज लगता था कि सच में कोई लड़का है जो एकदम नॉर्मल लड़का है, बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, ऐसा हो सकता है। लेकिन राता राती ऐसा क्या हुआ, आजकल तो राता राती लोग वायरल हो जा रहा है, लेकिन वो लड़का में क्या होता है जो राता राती बताइए बदलाव आने के बाद वायरल नहीं होता है, सुबह उठते ही लोग उसकी आवाज को यानी गौर से सुनने लगते हैं। अरे क्या हुआ तेरा, खांसी तो ना हो गई, सर्दी तो ना हो गई, तुम्हारी आवाज में क्या हुआ, तुम्हें बताइए कोई परेशानी तो ना हो गया, तुम्हें बुखार तो नहीं है, तुम खाना तो समय पर, क्या हुआ, अरे कुछ भी नहीं हुआ है। वो पूछिए बायोलॉजी वाला से कि उसको क्या हुआ है, बायोलॉजी वाले विद्यार्थी से पूछिए, बायोलॉजी वाले यानी मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों से पूछिए कि उस लड़का को राता राती ऐसा क्या हुआ है 12 वर्ष पार करने के बाद। तो उस लड़के के यानी आवाज में जो प्रॉब्लम होने का मुख्य कारण रहा है उसके अंदर होने वाली अचानक हार्मोनल परिवर्तन ही उसका वजह रहा है। अब समझ में आया। तो आखिर बताइए जैसे जैसे उम्र उसको डेवलप करता है वैसे वैसे उसके अंदर में हार्मोनल परिवर्तन आने लगती है। आप अनुभव करिए कि आखिर बताइए उसमें ऐसा होने का स्थिति इसीलिए तो पैदा हुआ। आखिर हार्मोनल परिवर्तन नहीं होगी
तो आखिर हार्मोनल परिवर्तन ना होगा तो दिक्कत तो बन जाएगा ना ये। तो अब बताइए, आपको ये समझने वाली बात होगी कि जब हार्मोनल परिवर्तन ना होगा तो फिर कैसे काम हो सकता है, इसलिए समझने वाली बात है। हाँ, तो इसलिए आप लोग को समझना होगा हर एक बात को, और जिक्र भी करना होगा हर किसी को। तो इसके लिए आप लोग को समझने वाली बात है, बस आप लोग को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि क्या क्या टॉपिक बतला रहा है। और आगे देखिए, अब क्या हुआ 12 वर्ष की उम्र में, आखिर आप इतना जब सुने होंगे तो लगा होगा कि उस हार्मोन के बारे में क्यों नहीं आप बता रहे सर, जो आखिर लड़कों में ऐसा कुछ स्थितियां पैदा कर देता है कि नहीं। तो आखिर सुनिए लीजिए, यदि आप इतना देर से इंतजार कर रहे हैं तो सुन लीजिए ना, मैं आप लोग को सुना दे रहा हूँ। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, याद रखिएगा। उस हार्मोन का नाम है क्या चीज, सो मैं बता रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होती है वह बताओ किसमें बनता है, यानी लड़कों में। कई बार हार्मोनल प्रश्न आ जाता है साहब, और उसमें आप दिक्कत में पड़ जाते हो, मारे तो किसको मारे। हाँ, अब इसमें ये सोचने वाली बात है कि टिक लगाएं तो किस पर लगाएं। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होती है ना, वो टेस्टोस्टेरोन, समझिए विचार करिए कि जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होती है वह लड़कों में बनने वाला हार्मोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है लड़कों में बनने वाला हार्मोन होता है, और यही हार्मोन जो है उस लड़के की जो साउंड है ना, वॉइस जिसे कहते हैं, तो लड़के के वॉइस में परिवर्तन करता है। और उतना ही नहीं, जैसी इधर यानी उसकी वॉइस में परिवर्तन होती है उस लड़के का, तो बताइए समझदार लोग यानी तुरंत समझते कि हो तुम्हारा कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ, तुम्हारा उम्र ऐसा कुछ हुआ, तुम ऐसे उम्र का धारण किया, अच्छा तुम तो बड़े हो गए। आखिर वो बेचारा लज्जित हो जाता है यदि समझदार है तो, और नहीं तो दूसरे लोग पता कर लेते हैं कि यह एक रियल उम्र को पार कर गया है, और तब इसलिए बताइए यानी ऐसी स्थिति पैदा हो चुका है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, आपको पता होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण उनकी वॉइस में परिवर्तन होती है। तो जिस लड़के में उम्र होने के बाद आवाज में बदलाव आए तो आप समझ जाना कि ऐसा वजह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। इधर इतना ही नहीं, टेस्टोस्टेरोन, समझना थोड़ा बात को, टेस्टोस्टेरोन तो इधर परेशान कर ही रहा है, उधर जानते हैं उनको, यानी दो की संख्या में, मैं नाम नहीं लूंगा, हम इशारा कर रहा हूं, बताइएगा उधर लड़कों में दो की संख्या में रहता है कुछ, याद करिएगा कुछ रहता है वहां पर। मैं आज नाम लेने वाला नहीं हूं को कौन रहता है, लेकिन तुम लोग जानते हो तो कमेंट कर देना कि दो की संख्या में वो कौन रहता है। तो लड़के के अंदर में जो दो की संख्या में रहता है ना, वहां पर ध्यान रखिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, हाँ याद रखिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। गौर करिएगा। चलिए सूरज कुमार का प्रश्न का जवाब आ गया है, ब्रीसन होता है। चलिए आपने तो हमारे इशारे को समझ गया, और इशारे को समझकर आपने सही जवाब दे ही दिया है। तो हम आपके बताइए इशारे को यानी हम एक्सेप्ट करता हूं, और आप जो जवाब दिया है वो सही जवाब है। तो यहाँ देखिएगा, तो जो वॉइस है उस लड़के का, उसमें परिवर्तन तो हुआ ही, और साथ ही साथ उस लड़का का यानी लेटिनाइजिंग हार्मोन, और लेटिनाइजिंग हार्मोन में जैसे ही देखिएगा कि बदलाव आएगा लेटिनाइजिंग हार्मोन में, कि स्पर्म बनने की क्रिया का, बताइए स्पर्म बनने की क्रिया का नियंत्रण होने लगेगा। अब बताइए, तो आपको फिर से ऑब्जेक्टिव आएगा कि लड़कों में स्पर्म बनने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन होता है। तो उसके लिए आपको आंसर मारना होगा लेटिनाइजिंग हार्मोन का, यही आपका सही आंसर होगा। समझ रहे ना क्या मैंने बोला, यानी लड़कों में स्पर्म को नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम बताइए, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। समझ में आई बातें, आना चाहिए सब लोग को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका सही आंसर हो गया। आप बताइए, तो इसका मतलब है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन न रहेगा तो आखिर बताइए बनने का जो प्रोसेस है वह प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगी। अब वह गड़बड़ करने का मतलब है ना कि यानी नियंत्रण में नहीं रहेगा, तो स्पर्म में कितना म्यूकस है, कितना उसमें प्रोटीन है, कितना उसमें चिपचिपा अंश है, कितना उसमें बताइए गंध है, कितना उसे आगे बढ़ने के लिए पावर मिला है, ये सब के सब न गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जरूरी है, हाँ आखिर ऐसे में स्पर्म को नियंत्रण करने वाला
और आपके यानी शरीर के अंदर में खास करके पुरुषों के शरीर में ऐसे जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद रखना कौन हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और वॉइस में परिवर्तन और उनके शरीर के स्ट्रक्चर में परिवर्तन और स्पर्म को बनने की क्रिया को बढ़ावा देने में जिस हार्मोन का योगदान रहता है वह हार्मोन का नाम यानी का लिया गया है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नाम लिया गया है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण उनकी आवाज में परिवर्तन होती है और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि स्पर्म बनने की क्रिया का नियंत्रण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। क्लियर हो गई सब लोग को? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। शुरू से लेकर अब तक आप लोग को मैंने स्पष्ट करते आया है। तो आप लोग को यानी आप लोग से ये प्रश्न है जो आप बताइएगा कि लड़के 12 से 16 वर्ष की उम्र में आ जाता है तो उसके शरीर में कौन सी हार्मोन का स्राव होने लगता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना। तो अब बताइए उसके बाद स्पर्म को यानी शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो उसके लिए आपको मारना होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। स्पर्म के अगले भाग में कौन होता है? एक्रोसोम होता है। स्पर्म के गर्दन भाग में क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है नहीं। अब स्पर्म का कौन सा हिस्सा अंडाणु के चपेट में आता है? तो उसका केंद्रक भाग संपर्क करता है, तब उसका नाम फर्टिलाइजेशन है। क्या यानी केंद्रक संपर्क करने के बाद क्या स्पर्म का ग्रीवा यानी गर्दन भाग कटकर गिर जाता है? तो हाँ बिल्कुल, कटकर उसका गर्दन भाग गिर जाता है। तो जब गर्दन गिर जाएगा तो अब बताइए उस बाप का जो स्पर्म है उस बेटा में तो नहीं न जाएगा उस स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि गर्दन गिर गया तो माइटोकॉन्ड्रिया भी न गिर गया। यही कारण है कि जन्म लेने वाले संतान में यहाँ प्रश्न होगा कि जन्म लेने वाले संतान में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह किसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है? ये प्रश्न है। पुरुष का या स्त्री का, यानी लड़के का बाप का या माँ का? तो आप किस पर टिक लगाइएगा? जल्दी से बताइएगा किस पर, माँ का कि बाप का? जल्दी से बताइए, टिक लगाइएगा। हर एक बाल बच्चा में जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो किसका आता है? माँ का। चलिए अच्छी बात है। चलिए हाँ, अब इसमें ये देखना है समझना भी है कि माँ का माइटोकॉन्ड्रिया आता है तो आखिर क्यों बाप का माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं आता है? क्योंकि स्पर्म का गर्दन भाग टूटकर गिर जाता है, इसलिए उसका अगला भाग यानी केंद्रक सिर का हिस्सा लेता है। और यही कारण है कि बाप का लक्षण मां का लक्षण उस संतान में दिखता है लेकिन बाप का माइटोकॉन्ड्रिया उस संतान में नहीं दिखता है। क्लियर हो गई? अब जब इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा तो इस स्पर्म को लेकर के आप जब सजग हो गए होंगे तो स्पर्म का यानी जो संख्या है वह संख्या बताइए कि 24 घंटा में एक स्वस्थ व्यक्ति कितना संख्या में स्पर्म बना सकता है? तो आपको अभी बताए थे 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 13 स्पर्म। तो 10 के पावर 12 से लेकर 10 के पावर 13 स्पर्म बनाने का काम यानी करता है एक स्वस्थ पुरुष। क्लियर हो गई सब लोग को? अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। आप इतना जब सीखे हैं तो आप लोग को मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप हमारे सेशन में जुड़ गए हैं तो सेशन में जुड़ करके कुछ ऑब्जेक्टिव का भी बताइए, आप विकल्प बनाइए, क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है। तो 1 मिनट आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि आप लोग का प्रश्न बनता है कि यानी नर शुक्राणु के विभिन्न हिस्सा का वर्णन करें। तो आप आराम से वर्णन करिएगा। क्या वर्णन करिएगा? नर के स्पर्म का यानी विभिन्न हिस्सों का वर्णन करिए। तो आप आराम से आप आज का जो सेशन में जो सीखे हैं वही सेशन में सीखी हुई बात को आप अच्छे ढंग से प्रस्तुत करिएगा, आपका अच्छा अंक मिलने वाला रहेगा। आई बात समझ में? बिल्कुल। अब इसके बाद स्पर्म जब क्लियर हो गया तो और भी विशेष रूप से आप लोग को हम एप्लीकेशन पर बताऊंगा। पुनः इसको अब बढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव सेशन में। ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाइएगा और ऑब्जेक्टिव को सही करिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, और इसके बाद फिर अगले क्लास में फिर आप लोग को मेरे तरफ से टॉपिक रहेगा, उस पर भी जिक्र करिएगा। चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप लोग के लिए स्क्रीन पर, है नहीं? ध्यान दीजिएगा। चलिए, स्क्रीन पर प्रश्न है, आप पहले आंसर बनाने का प्रयास करिए। चलिए, आने लगा आंसर। अनुराग जी का आंसर सही है। विक्रम बिहारी नहीं, 50 वर्ष।
सर एक हिंदी का कितना बजे से है क्या सर? इंग्लिश एंड हिंदी का एक एक तारीख से बताऊंगा, सब इंग्लिश हिंदी सब एक तारीख से लेगा। अभी बताइए, बायोलॉजी का चल रहा है, जनरल यूट्यूब पर चल रहा है, एप्लीकेशन पर भी आ जाएगा तो फिर आप लोग को मिलने लगेगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। हाँ चलिए सब लोग आगे बढ़ जाइए। बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, ब्राह्मी की तैयारी कर रहे हो, ब्राह्मी परीक्षा का आप सफल तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ आप लोग यानी जुड़ करके टॉपिक को विशेष बनाइए। और आपके लिए प्रश्न है स्क्रीन पर जो आप देख रहे होंगे। एक मानव महिला, देखिए एक मानव महिला लगभग किस उम्र में रजनोवृत्ति तक पहुंचती है? चलिए प्रश्न कहता है, उस प्रश्न पर थोड़ा सा गौर करिएगा। प्रश्न क्या कहता है उस पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न जो कहा है उस पर ध्यान दीजिए कि जब बताइए एक स्त्री, ध्यान दीजिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, जब एक स्त्री जब पहला मासिक क्रिया में भाग लेती है, जब मासिक क्रिया में भाग लेती है और पहली बार भाग लेती है तो उनका जानते हैं उम्र क्या होती है? 13 से 16 वर्ष का उम्र होता है। उनको होता है 13 से 16 वर्ष का उम्र। जब एक स्त्री फर्स्ट बार जब पीरियड में आती है, मासिक चक्र की क्रिया में पहले बार आती है, तब उस यानी समय उसकी उम्र 13 से 16 वर्ष होता है। क्लियर हो गई? और इस समय जब पहला बार जब उनमें स्त्री में मासिक धर्म की क्रिया आ जाती है तब उसका नाम है यानी क्या चीज? रजोदर्शन। याद रखिएगा, जब पहले बार कोई स्त्री मासिक चक्र की क्रिया में भाग ली है तो उसका नाम है रजोदर्शन। याद रखिएगा, ये भी आपको बहुत अच्छा प्रश्न का यानी रूप होता है आंसर के रूप में। तो पहले बार आना रजोदर्शन कहलाता है। तो पीरियड में पहले बार जब स्त्री आई है तो उसका नाम है रजोदर्शन। क्लियर हो गई? और तब से लेकर के जब तक चलते रहेगा, समझ में आया, तब उसमें नाम हो जाता है। समझ में आया क्या चीज? और लास्ट में रुक जाता है। समझे? जब पहले बार आएगा तो कोई चीज को भी जब आप पाइएगा तो दर्शन न कहिएगा, इसलिए उसका नाम है रजो दर्शन। और जब यानी अंत होता है, जब पूरा उसका उम्र हो जाती है, तो जब पूरा उम्र हो जाती है, जब वो रुक जाता है तब उसका नाम होता है रजनोवृत्ति। और उस समय उम्र लगभग 48 से 50 वर्ष होता है। इसलिए पहला का आंसर आपका ए सही होगा। तो पहला का सही आंसर क्या होगा? ए होगा सही आंसर। तो आप ए मारिएगा पहला का सही आंसर। क्लियर है? क्वालिटी वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट करके बता दीजिएगा। सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? बिल्कुल चलना चाहिए, कमेंट जरूर आना चाहिए आप लोग के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, उसको आप देखिएगा। हाँ इसमें आप देखिएगा 10 ऑब्जेक्टिव है, कितना आप सही करते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? हाँ क्लास कितने बजे से है? पवन जी हैं 11th का। हाँ 11th का भी क्लास है, सब आपको 1-2 दिन में सब टाइम आप लोग को फिक्स करके भेज दिया जाएगा कि कितने कितने बजे कौन सी क्लास चलता है, ठीक है? शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे के, चलिए अभी भी बताए थे, अभी हम जब डीपली बता रहे थे स्पर्म के बारे में तो ये प्रश्न था और वो प्रश्न यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव बनकर आ गया है। आप तो इसका सही ही जवाब दीजिएगा साहब। और जितने भी बताइए हमारे छात्र और छात्रा हैं, बिल्कुल उनको पता चल गया होगा कि पहला के बाद दूसरा का आंसर क्या होगा। तो दूसरा आंसर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे के झिल्ली को भेदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप समझ सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह प्रश्न है। आप लोग गौर करिएगा कि शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु की झिल्ली को भेदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अभी हमने बताए थे कि यहाँ पर जो हेड होता है उसके अगला हिस्सा में एक्रोसोम होता है। तो स्पर्म का यानी अगला हिस्सा जिसका नाम है एक्रोसोम, और एक्रोसोम ही अंडाणु को झिल्ली को भेदने में मदद करता है। आप सोच सकते हैं, तो इसलिए यानी दूसरा का सही आंसर हो जाएगा डी। आपने भी यदि मारे हैं डी तो ये होता है आपका दूसरा अंक, और आप 2 अंक के साथ बढ़िएगा आगे भी। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप अच्छे से देखिएगा। क्लियर है? अंडाणु कोशिका में द्वितीयक परिपक्वता होती है। अब चलिए यानी अंडाणु कोशिका में द्वितीयक परिपक्वता कहाँ होती है, यानी कहने का मतलब है कि यदि अंडाणु है तो उनका निषेचन की क्रिया शुक्राणु के साथ कहाँ होती है। तो आपको एक है अंडाशय, यहाँ तो अंडाणु बनता है, दूसरा है उदर गुहा, ये तो पेट भाग है, ये तो जनन अंग है नहीं,
उसके बाद बताइए फ्लोपियन ट्यूब, ये सच बात है, फ्लोपियन ट्यूब में ही ये सही आंसर हो जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब। बनावट के हिसाब से देखेगा तो बनावट में किस तरह का दिखेगा, यानी आप इस तरह के आप आकार देख सकते हैं, एक स्त्री के अंदर में बताइए होता है, और ये आकार जो होता है वो फ्लोपियन ट्यूब का होता है, समझ में आया। और यहाँ पर बताइए स्ट्रक्चर इस तरह का बना रहता है स्त्री भाग में। आप ये देखिए, आप इस आकार को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि सच में सर जो बता रहे हैं वह बिल्कुल हम लोग को कामयाबी के लिए बता रहे हैं। और ये जो आकार है ये वाला, यह आकार किसकी है, अंडवाहिनी का है, जिसका नाम है फ्लोपियन ट्यूब। कई बार आपसे हिंदी का आंसर प्रश्न और उसका आंसर कभी कभी हिंदी को इंग्लिश में ही पूछ देता है, जैसे फ्लोपियन ट्यूब इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी में नाम है अंडवाहिनी, तो बच्चा याद करके गया है अंडवाहिनी, बच्चा याद करके गया अंडवाहिनी, और यहाँ पर आ गया फ्लोपियन ट्यूब। तो अब हो जाता है उनको प्रॉब्लम कि अब हम मारे तो किसको आंसर मारे, ऐसा उनको होने लगता है। तो फिर घबराइएगा नहीं, आप अच्छे से याद करिएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आखिर यानी फ्लोपियन ट्यूब ही इसका सही आंसर होगा। क्लियर हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपको स्क्रीन पर, नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडे को सक्रिय करने, हाँ, के लिए, अब कहता है अंडे को सक्रिय करने के अलावा शुक्राणु की एक और भूमिका अंडे तक ले जाता है। अब बताइए अंडाणु और शुक्राणु में यदि संगम की होती है तो आखिर उनके आनुवांशिक गुणों का संचार करने में किसका मदद मिलता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए। ये तो बताइए बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि डीएनए के माध्यम से ही यानी क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु में संगम की क्रिया से पैतृक गुणों का संचरण होता है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। आपने बताइए लास्ट में बताइएगा जरूर कि कितना आपका सही हुआ है, लास्ट में जरूर बताइएगा। डिंब के प्रवेश से पहले शुक्राणु की तैयारी, चलिए तो शुक्राणु को बनने की तैयारी को शुक्राणु जनन कहते हैं। कई बार आपको इंग्लिश में आएगा तो उसको कहिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, याद रखिए स्पर्मेटोजेनेसिस कहिएगा। शुक्राणु को बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस, और हिंदी में बात करें तो शुक्राणु जनन। इसलिए 5 का सही आंसर ए होगा, शुक्राणु को बनने की क्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। क्लियर हो रहा है सब लोग को, बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्राणु, हाँ, शुक्राणु को निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु को निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया का नाम है आखिर शुक्रवाहिनी। बिल्कुल शुक्रवाहिनी इसमें होगा, तो शुक्रवाहिनी जिसके द्वारा, हाँ, प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर हम सुधार करना चाहेंगे, शुक्राणु को निकलने की प्रक्रिया है कहाँ से, तो शुक्राणु निकलने की प्रक्रिया है तो उस अंग को समझ रहे हैं, तो शुक्राणु निकलने की प्रक्रिया तो उस अंग को किस नाम से जानते हैं, हालांकि 2 जगह इसका सही आंसर दिया गया है। तो इसलिए बताइए आप यहाँ और यहाँ, कई बार आपको ए और बी पूछेगा तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहिनी। यानी शुक्रवाहिनी को आप लोग यानी जानते होंगे, यानी जिसे आप लोग को आगे बताऊंगा जिसका नाम हो जाता है आगे किस नाम से, तो पता होना चाहिए कि इसका नाम हो जाता है जिसका यहाँ पर नाम है शुक्रवाहिनी, और शुक्राणु निकलता है इस भाग में तो इसका नाम हो जाता है वास डिफरेंस के नाम से। तो मैं इसका फिगर जब लेंगे और बताएंगे कि बताइए मेल जेनिटल ऑर्गन या मेल यानी मेल जेनिटल ऑर्गन है, तो उसमें आपको मिलेगा शुक्रवाहिनी का रूप कि शुक्रवाहिनी कहाँ पर होता है। तो इसलिए जिस अंग द्वारा शुक्राणु को आगे बढ़ने की क्रिया होती है तब उसका नाम हो जाता है शुक्रवाहिनी। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये बनाने वाला बात है, ये सबको बनाने वाली बात है। और यही सिर्फ बताइए हमारे ब्राह्मी वाले तो खास करके अभ्यर्थी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, लेकिन जितना भी बायोलॉजी से संबंधित दिक्कत में रहते होंगे जनरल कंपटीशन में भाग लेने वाले, जिनको जनरल कंपटीशन में दिक्कत रहती होगी, जनरल कंपटीशन को सही ढंग से वह मेंटेन नहीं कर पाते होंगे और बायोलॉजी में उनको दिक्कत आ जाता होगा, तो हमारे सेशन में यदि वो प्रत्येक दिन जुड़ जाएंगे ना, तो मैं कहता हूँ ना कि कुछ दिन के बाद खुद वो बताइए कहने लगेंगे कि बायोलॉजी पार्ट्स मेरे लिए बेहतर बन चुका है।
और बढ़िए आगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है? चलिए, सेमिनल पुटिका। अब बताइए, सेमिनल पुटिका है और यहाँ पर पूछा है कोची के बारे में ग्रंथि नहीं है, तो सेमिनल पुटिका ये तो पुरुष में, प्रोस्टेट भी पुरुष में, और पूछता है कि एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है। हाँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि पता है पुरुष में, लेकिन जानते हैं स्त्री के जो गर्भाशय होती है, वो गर्भाशय अभी हम फिगर के रूप में बनाए थे यहाँ पर, और फिगर के रूप में बनाए थे, तो ये पता होना चाहिए सब कि गर्भाशय के अंदर में एक एरिया बनता है, उस एरिया का नाम एम्पुला होता है, और एम्पुला गर्भाशय का हिस्सा होता है। अब खुद सोचिए कि गर्भाशय पुरुष में होता है कि स्त्री में होता है, आप खुद इसको आप जवाब के रूप में दे सकते हैं। तो यानी ये जो एम्पुला होता है, बोलिए, जिसका रास्ता गर्भाशय में खुला उसी का नाम एम्पुला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तो 7 का सही आंसर बी बनाइएगा। क्लियर हो गया? एग्जाम में आपको जाना है, इसलिए मैं तैयारी आप लोग को करवा रहा हूँ। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसमें 23 गुणसूत्र होते? अब आपको देखना है। तो अस्पर्मेटोगोनिया, अस्पर्मेटोगोनिया ध्यान देना है। शुक्राणु, अब बताइए शुक्राणु, अब शुक्राणु में तो बताइए चूंकि बना ही है, तो शुक्राणु बना है तो 23 थोड़े न लेके बनेगा, 46 लेकर बनेगा। उसके बाद जाइगोट, जाइगोट तो आधा मेल और आधा फीमेल का हिस्सा है, तो आधा मेल वाला 23 और फीमेल वाला 23, तो यहाँ भी 46 हो जाएगा। उसके बाद यानी ओगोनिया, ओगोनिया में अंडाणु बनना, तो अंडाणु बनेगा तो 46 लेकर बनेगा। देखिए जाइगोट है तो मेल और फीमेल का हिस्सा है, तो आधा मेल का और आधा फीमेल का, तो 46 हो गया। ओगोनिया अंडाणु तो 46 लेके ही चूंकि बनता है, और स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु चूंकि 46 लेकर ही बनेगा। तब पूछता है 23, इसी में कई बार बच्चे बताओ फेलुअर हो जाते हैं और उल्टा पलटा आंसर लगाकर चले आते हैं। इसमें होगा सेकेंडरी अंडाणु, यानी कहने का मतलब कि जब यानी अंडाणु में अर्धसूत्री विभाजन होगी, तो अर्धसूत्री विभाजन होगी तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। तो क्रोमोसोम की संख्या जब आधी हो जाएगी, तो क्रोमोसोम की संख्या आधी होना सेकेंडरी अंडाणु कहलाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो 8 का आपने सी मारा है, तो आपका एक और अंक बढ़ेगा। अंडोत्सर्ग के समय डिंब का झिल्लीदार आवरण होता है। अब बताइए, इसमें ये ध्यान देना है, इसमें होता है कोरोना रेडिएटा। हम इस पर आपको बस आंसर लगा रहा हूं, जब हम इस अंडाणु का हिस्सा बनाऊंगा ना, तो बिल्कुल कोरोना रेडिएटा कहाँ है मैं दिखा दूंगा। समझ में आ रही ना बातें? इसलिए आज इसको आप ध्यान दीजिएगा, कोरोना रेडिएटा यानी याद रखिएगा कि अंडाणु में जो झिल्ली जैसी रचना होती है वो कोरोना रेडिएटा होता है नहीं? अब बताइए, अब कोरोना रेडिएटा होता है, आपको लगेगा ना कि आखिर ऐसे कैसे होता है, तो हम आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बर्दाश्त करिएगा। देखिए, एक स्पर्म में जो ओइक्रोसोम होता है, अभी हम बताए थे ना कि एक स्पर्म जो होती है ऐसे होता है, और इसमें जो द्रव होता है ना, उसमें जानते हैं क्या होता है? एंजाइम पगला रखता है। जानते हैं एंजाइम रखता है। जैसे बताइए, गांजा पीने वाले आदमी को देखिएगा ना तो सलाई माचिस ले ले चलेंगे, खैनी वाले को देखिएगा है नहीं, वो बताइए चिनौटी लेते चलेगा, है कि नहीं, रखे रहेगा वो अपने पास। और ये स्पर्म है कि पगला एंजाइम रख ले रहता है। और पूछे कह रहे स्पर्म तू एंजाइम क्या करेगा रे? कहा कि सर जी जरूरत पड़ेगा ना तो इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या जरूरत पड़ेगा? तो कि जानते हैं अंडाणु हमसे जल्दी बताइए पकड़ाता नहीं है सर, अंडाणु हमसे जल्दी टूटता ही नहीं है। तो हम एंजाइमा क्या करते हैं ना कि एंजाइमा हम ओकरा जाके पढ़ा देते हैं, और एंजाइमा जैसे ही पढ़ा देते हैं ना कि ओकर जितना भी ऊपर वाला झिल्ली है ना सब घुल जाता है, और जब घुल जाता है ना तो एक बार धकियाते हैं ना तो उसके हम केंद्रक तक प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे केंद्रक में प्रवेश करते हैं ना कि मजा आ जाता है, मजा। हम कह के अच्छा इसके लिए एंजाइम रखता है, तो कौन सा एंजाइम रखता है पगला? तो आखिर बताया है कि बताइए, स्पर्म ने बताया कि हमारे पास जानते हैं साहब कोरोना, देखिए ना कोरोना पेनेट्रेटिंग, देखिए कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम रखता है। अब बताइए, तो सबसे महान व्यक्ति है, महान से महान स्पर्म है। अब जिस लड़का को ताकत नहीं रहेगा, हैं अंधड़ा के पच्चे चलते रहेगा, तो अब बताइए, इसलिए बताइए ना कहते हैं कि खाना पीना और बताइए और पोषक तत्व पर ध्यान दीजिए ना, अलर बलर खाइएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। और कहां से कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम बनेगा? स्पर्म में। और कोरोना पेनिट्रेटिंग स्पर्म में जब ना बनेगा उस लड़का को, तो वो लड़का जो है स्त्री के पास पहुंचेगा, सब चीज करेगा, शुक्राणु भी छोड़ेगा, अंडाणु के पास भी शुक्राणु जाएगा, लेकिन शुक्राणु के पास एंजाइम है ये ना,
तब बताइए अंडाणु से कैसे इससे मिलन होगा। अंडाणु डांट कर भगा देगी कि तुम भागो, तुम बताइए बिना बताइए मतलब वाला हो, तुमसे बनता ही नहीं है। तो ये बताओ ये क्या कर पाएगा, नाराज रहना शुरू कर देगा, उदास रहना शुरू कर देगा। इसलिए कहता हूं कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम स्पर्म को रहने दीजिए, तब तो कोरोना रेडिएटा को घुलाएगा। और जब घुलावे वाला रहवे न करेगा, माचिस रहवे न करेगा, तो होरहा खाइएगा कहाँ से। समझ रहे ना बात को। कहने का मतलब कि सिस्टम में ना काम करेगा तो खुश रखिएगा कैसे, ये कहने का मतलब है। ठीक है। हाँ हाँ बताइए क्या है रजनीश। खैनी खाता है, खाए दीजिए ना खैनी। खाएगा तो आपने बताइए स्पर्म ना कामयाब हो जाएगा, तो फिर मुंह बनेले रहेगा, खाने दीजिए। है ना। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है वो कोरोना यानी बताइए, हाँ कोरोना रेडिएटा को घुला देता है। अब तो याद हो गया होगा सबको, अच्छे ढंग से याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, आपके भरोसा के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे विकास के लिए मैं कर रहा हूँ कि तुम यदि अच्छा से कोशिश करोगे, हमारा ही विकास हमारी सफलता कहलाएगा। अब बताओ गर्भाशय के निचले संकीर्ण सिरे को क्या कहते हैं। चलिए, गर्भाशय के नीचे वाला हिस्सा जो संकीर्ण होता है यानी छोटा सा हिस्सा होता है, गर्भाशय के नीचे वाला एरिया बिल्कुल बताइए नॉर्मल होता है और पतला सा होता है, उसको क्या कहते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है, जवाब दीजिएगा चारों में से। मूत्र मार्ग कहलाता है। चलिए, गर्भाशय के नीचे मूत्र मार्ग होगा, गलत है। नहीं, भाग से होगा, गलत। भाग होगा, ये भी गलत। तो सही कौन होगा, गर्भाशय का ग्रीवा। जानते हैं कैसा होता है, आपको मैं बताता हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, यानी गौर करिएगा। ये होता है, और ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पर वाला एरिया, यही वाला डेंजर एरिया है। हाँ, इसलिए बच के रहिएगा। यह डेंजर एरिया महिलाओं में रहता है, और यही डेंजर एरिया स्पर्म पार करता है हुड़ूक से। हाँ अब बताइए, तो इसलिए डेंजरस एरिया है। जो जो दिक्कत में आएगा फिर परेशान हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा गर्भाशय का ग्रीवा। कई बार सर्विक्स के नाम से भी रहेगा। और यह आपको बताइए, यह हो गया डी, आपका हो गया बी आंसर सही। तो 10 का आपने भी सही मारा है बी, तो आपका भी 1 अंक और बढ़ जाता है। और अब आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि 10 में आपका कितना अंक प्राप्त हुआ है। आप यदि 10 में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो आप आज का सेशन का बनेंगे मुख्य मेंबर, और आप जाएंगे परीक्षा के लिए विशेष तैयारी करके। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका, आप सब लोगों का कितना कितना सही हुआ है। चलिए, यानी कोई गांजा पीता है वो सब छोड़िए, आप यहाँ कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ। पवन जी 5,